हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्रीकल्चर में आज का हमारा टॉपिक है सॉइल अर्थात मृदा। पिछले क्लास में हमने खरपतवार और खरपतवार से संबंधित जितनी भी बातें थी उसके बारे में पढ़ाई की। आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं मृदा। ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हम कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से सिलेबस में कंटेंट दिया गया है बिल्कुल उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हम वन बाई वन हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मृदा की जो हम बात करते हैं, मृदा क्या होता है? तो मृदा का सामान्य अर्थ होता है कि भू परपटी ऊपर का सतह, भू परपटी की ऊपरी सतह, ये क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। बिल्कुल ऊपरी सतह है और उस सतह से नीचे हम जाते जाएंगे तो मिट्टी के अलग अलग प्रकार हमें प्राप्त होते जाते हैं। तो नीचे जमीन के अंदर चट्टान है, चट्टान से ऊपर का जितने भी मोटे लेयर का हिस्सा है और उसके बाद में सीधा उसका जो इंटरफेस वायुमंडल के साथ होता है, तो जो ऊपरी सतह है पृथ्वी का उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। तो ये भूपर्पटी का ही जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर रहता है, ये टॉप मोस्ट लेयर ही किस नाम से जाना जाता है? मृदा के नाम से जाना जाता है। अब भूपर्पटी की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो सॉइल का जो फुल फॉर्म होता है SOIL, इसका मतलब क्या होता है? सॉइल का मतलब होता है, एस से हो गया सॉल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, ये इसका बहुत ही सिंपल सा क्या है? फुल फॉर्म है, फुल नेम है। सॉल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ को ही किस नाम से जाना जाता है? सॉइल के नाम से जाना जाता है। कई जगह पर सॉल की जगह में स्ट्रेटम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ, ये जो वर्ड लिखा गया है, सॉल का मतलब होता है आत्मा, अर्थात अनंत जीवों की आत्मा जहां रहती है या अनंत जीवों की आत्मा जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं या मृदा कहते हैं। तो ये तो सॉइल के बारे में सिंपल सी बात थी कि सॉइल का यदि हम इंग्लिश में यदि ऐसा देखा जाए कि उसका एब्रिविएशन क्या होगा, उसको यदि हम उसका फुल फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, तो वो इस प्रकार से होता है। इसका फुल फॉर्म हम सामान्य रूप में उसकी परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे तो भूपर्पटी की ऊपरी सतह है वो मृदा नाम से जानी जाती है, ये भी ठीक हुआ। मगर मृदा के संबंध में मूल रूप से दो अवधारणाएं प्रचलित है। मृदा के संबंध में क्या है? दो अवधारणा प्रचलित है। मृदा से संबंधित दो अवधारणा यहां प्रचलित है। दो अवधारणा में पहला अवधारणा है पीडोलॉजी और दूसरा अवधारणा है इडेफोलॉजी। देखिए, व्हाट इज पीडोलॉजी एंड व्हाट इज इडेफोलॉजी, दोनों जो बातें हैं ये इसे हमें क्या करना होगा? अच्छे से समझना है। ये मृदा को समझने के लिए दो प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया और इन दो शब्दावली के आधार पर ही हम क्या करते हैं? मृदा, उसके जितने भी गुण होते हैं, उनका जितना क्लासिफिकेशन होता है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पीडोलॉजी क्या रहता है? पीडोलॉजी वो अवधारणा है जिसमें मृदा को एक प्राकृतिक पिंड का दर्जा दिया गया, अर्थात मृदा जो है एक नेचुरल बॉडी है। ये नेचुरल बॉडी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है कि नेचुरली जितने भी बायोकेमिकल रूप से जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होते हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ है। बायोकेमिकल रूप से डिकम्पोज्ड कहने का मतलब यह है कि मान लो जैसे जंगली क्षेत्र का मृदा हुआ, तो जंगली क्षेत्र के जो मृदा होते हैं उसमें सामान्यतः क्या होता है? पेड़ पौधे के जितने भी पत्ते होते हैं, डगाल होते हैं, वो सब टूट कर गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, सड़ गल के वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। वो मिट्टी का क्या बन जाता है? वो एक अंग बन जाता है। तो इस प्रकार के मिट्टी को ही क्या बोला जाता है? इस प्रकार के मिट्टी के को ही पेडोलॉजी के अंदर में या उसके अंदर में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी ये कहता है कि मृदा जो है एक प्रकार का प्राकृतिक पिंड होता है, इसने बोला एक नेचुरल मटेरियल है जो कि बहुत सारे बायोकेमिकल प्लस ऑर्गेनिक जो कंटेंट होता है विघटित होकर उसमें मिले हुए रहते हैं एवं यह पृथ्वी के बिल्कुल ऊपरी सतह पर रहता है और खासकर जंगली क्षेत्र में रहता है। तो पीडोलॉजी पर एक और चीज आ जाता है कि ये खुले क्षेत्र में भी हो सकता है प्लस ये जंगली क्षेत्र में भी होता है, इसके बारे में बात किया।
पीडोलॉजी उस बात को भी बताता है कि ये मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण और उसके विस्तृत विवरण का अध्ययन इस पीडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो पीडोलॉजी के अंतर्गत हम किस किस चीज की क्या क्या बात करते हैं? हम पीडोलॉजी पर जो बातें हैं इसके अंतर्गत हम मृदा की उत्पत्ति, विस्तृत विवरण और तीसरा जो बात है वो है वर्गीकरण। इनके बारे में हम जो बात करते हैं, यदि मृदा को वर्गीकरण करना है तो मृदा को वर्गीकरण किस टॉपिक के अंतर्गत शामिल है? पीडोलॉजी के अंतर्गत शामिल है। तो इन चीजों के बारे में हम क्या करते हैं? पीडोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं। और ये जो पीडोलॉजी है इसका सिद्धांत ये कहता है कि जो भी मृदा है वो एक प्राकृतिक पिंड है, और ये प्राकृतिक पिंड किस रूप से निर्मित हुआ है? मूल रूप से देखा जाए कि उसका ऊपरी सतह जो रहता है वो उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल जो मटेरियल्स होते हैं वो सब विघटित होकर उसके ऊपर में रहते हैं। ये सामान्यतः खुले और जंगली क्षेत्र में मिलते हैं। क्योंकि ये मिट्टी के डायरेक्ट उपयोग को मना करता है, अर्थात इसका एक बात यह है कि ये मिट्टी के या मृदा के शीघ्र उपयोग का वर्जन करता है। वर्जन का मतलब हो गया मना करता है। पहले उसके प्रॉपर्टी को जज कर ले, पहले उसके प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ ले, उसके बाद उसकी जैसी प्रॉपर्टी है मिट्टी की उस हिसाब से फिर उस मिट्टी का क्या किया जाए? उपयोग किया जाए। इसी कारण इसमें मृदा में डायरेक्ट कृषि करने की बात नहीं की जाती है, मगर ये जो मृदा रहती है या ये जो पीडोलॉजी जो है ये मूल रूप से किसानों की अपेक्षा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल फील्ड के लिए ये क्या होती है? उपयोगी होती है। अर्थात ये है कि ये जो पीडोलॉजी है ये किसान हितैषी अवधारणा नहीं है। किसान हितैषी अवधारणा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान क्या करता है, कहीं जमीन दिखा उस जमीन को सीधा खुदाई करने के बाद उसमें खेती करने के बारे में ही सोचता है। तो ये किसान हितैषी बात इसको नकारा गया कि पीडोलॉजी जो रहता है वो किसान हितैषी चीज को नकार देता है। मगर एक निर्माण करने वाला व्यक्ति रहता है, इसी के स्थान पर निर्माण विषयक जो क्षेत्र होते हैं, तो निर्माण विषयक लोग क्या करते हैं? इसको पहले उस जगह का स्टडी करेंगे। जैसे हम सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं, चाहे घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ भी चीज़ उपयोग करते हैं तो उस जगह के सॉइल को टेस्ट किया जाता है। उसके बहुत सारे पैमाने होते हैं उसको टेस्ट करने के, उन सब में खरा उतरने के बाद फिर उसका उपयोग डिसाइड किया जाता है कि हाँ इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा। तो मूलतः क्या होते हैं कि पीडोलॉजी जो है, जो भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन लोगों के आधार पर मृदा का स्टडी करने की बात करता है। कौन? पीडोलॉजी पर। तो ये तो हमने क्या देखा पीडोलॉजी के बारे में, यहां तक हमने बात देखा। इडेफोलॉजी क्या कहता है कि इडेफोलॉजी का कहना यह है कि मृदा जो है जितने भी प्राकृतिक पेड़ पौधे जीव जंतु है उनके निवास स्थान के रूप में कार्य करता है। इसने ये बोला कि पेड़ पौधे जो भी छोटे पौधे हों, चाहे वो फसल हो चाहे पेड़ हो, इन सब का निवास स्थान या आवास के रूप में दर्जा दिया गया मृदा को। तो ये कौन से पॉइंट के अंतर्गत दिया गया है? इडेफोलॉजी के अंतर्गत दिया गया है। तो इडेफोलॉजी यही चीज कहता है कि ये जितने भी जो चीजें हैं, जितने भी प्लांट वगैरह चीजें हैं, उन सब का ये एक नेचुरल हैबिटेट है। नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास के बारे में बात करता है। अब यदि ये प्राकृतिक आवास है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भाई वो मिट्टी जो है उसके मिट्टी के सीधे प्रयोग की बात करता है। पहला बिंदु तो इसने ये बोला। दूसरा बिंदु बोला कि मृदा का ये सीधा जो उपयोग होता है, सीधे उपयोग की बात करता है। तो सीधे उपयोग में क्या होता है? कृषि कार्य जो रहता है, कृषि कार्य अपने आप में क्या है? वो पहला एक्टिविटी है जो कि एक किसान किसी भी मृदा पर करता है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत शामिल है? इडेफोलॉजी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो पीडोलॉजी जो है मृदा का कंस्ट्रक्शनल या व्यापारिक उपयोग के लिए ज़्यादा बात करता है ये, जबकि इडेफोलॉजी जो है वो ये बताता है कि मृदा जो है वो नेचुरल हैबिटेट है, प्राकृतिक आवास है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए। अब चूंकि पेड़ पौधों के लिए प्राकृतिक आवास है, इसीलिए मृदा पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है कि जो भी फसल हो उस फसल का आवास कहाँ रहेगा? मृदा पर ही होगा। तो इस चीज के बारे में यहां पर बात किया गया। अब मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं।
दो तीन हम शब्दावली के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, और उन शब्दावली को हम मृदा का जो स्ट्रक्चरल जो डायग्राम है, अर्थात भूपर्पटी की ऊपरी सतह से लेकर नीचे जो बेड रॉक जिस पर मिट्टी क्या है टिका हुआ है, जिसके ऊपर मिट्टी रखा हुआ है, तो उसके बीच में क्या क्या बातें होती है, और उनमें दो तीन एग्रीकल्चरल वर्ड हैं, उन वर्ड का मीनिंग हमें समझना है। इन वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड आता है रिगोलिथ, REGOLITH। रिगोलिथ क्या होगा? तो देखिए क्या रहता है सामान्यतः कि ये जैसे देखिए, ये मान लो ये चट्टान है, नीचे चट्टान हुआ भूमि के नीचे, इस चट्टान को बेड रॉक के नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड बेड रॉक। अब इस चट्टान के ऊपर थोड़े छोटे छोटे ऐसे ग्रेवल के रूप में क्या रहेंगे, दानों के रूप में ये लेयर रहेगा। उसके बाद उसके ऊपर में बहुत सारे छोटे 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 क्या रहेंगे, ऐसे बिंदी बिंदी के आकृति में मैं आपको इसको बता रहा हूं। ये जो है इसे आप पानी नहीं समझेंगे, ये बहुत बारीक जो है मिट्टी के लेयर है उसको बताता है। और इसके ऊपर में बिल्कुल इस प्रकार का ये भूपर्पटी सतह है। तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस चट्टान को छोड़कर, यदि इस चट्टान को मैं ऐसे छोड़ देता हूं, तो चट्टान को छोड़कर इसके ऊपर का जितना स्ट्रक्चर है, अर्थात भूपर्पटी लेयर से लेकर चट्टान के ऊपरी सतह तक का, उसमें चट्टान शामिल नहीं होगा। जब कभी भी आप जमीन की खुदाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ऊपर का जो मिट्टी का लेयर है बिल्कुल बारीक रहता है, उसके नीचे फिर आपको थोड़ा सा मुरुम वाले टाइप का मिट्टी मिलेगा, उसके नीचे में जाएंगे तो थोड़े बड़े बड़े कंकड़ वाले मिट्टी मिलेंगे, और उसके नीचे में जाएंगे तो आपको एक स्थिर चट्टान मिलेगा। और सामान्यतः क्या होता है, इस चट्टान की भी जब खुदाई करके हम और नीचे जाते हैं तो हमें पानी का जो भी जल स्रोत रहता है वो स्रोत हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये जो लेयर है, अर्थात ऊपर से लेकर ये जो है टॉप मोस्ट लेयर हुआ, और टॉप मोस्ट लेयर से लेकर यहां तक का जो लेयर है, अर्थात एक ग्रेवल बड़े बड़े मोटे दानों को छोड़ देते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सॉइल के नाम से जानते हैं। यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है ये आपका सॉइल कहलाता है। और इसी सॉइल में जब मोटे मोटे ग्रेवल को भी मिला लिया जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, रिगोलिथ कहा जाता है। तो रिगोलिथ वास्तव में क्या है, रिगोलिथ का यदि परिभाषा आपको सुनना होगा तो आप किस प्रकार से इसको लिखेंगे कि रिगोलिथ जो होता है ये मूल रूप से बेड रॉक के ऊपर का ऋतुक्षरित चट्टानों का टूटा फूटा हिस्सा एवं मृदा पदार्थ होता है। ये बेड रॉक है, समय दर समय ये बेड रॉक में क्या होते जाएगा, अपर्दन होते जाएगा, टूट फूट होते रहेगा। तो वो टूट फूट जो है इसी के ऊपर क्या होते रहते हैं, जमा होते रहेगा। हो सकता है इस क्षेत्र में भी जो भी बेड रॉक होंगे, जो बड़े बड़े चट्टान होंगे, वो चट्टान समय के साथ धीरे धीरे टूट टूट के एक जगह पर इकट्ठे हुए, उनके और छोटे छोटे पार्टिकल उसके ऊपर में इकट्ठे हुए। हो सकता है किसी दूसरे जगह से हवा या पानी के द्वारा बहाकर बहुत सारे और बारीक पार्टिकल हो गए, पेड़ पौधे के पत्ते हो गए, इन टाइप की जो चीजें हैं वो सबको लाकर इस जगह में क्या कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया है। इकट्ठा करने के बाद काफी समय तक इनका अपघटन होगा, संपीड़न होगा। संपीड़न होने के पश्चात ये देखा जाएगा कि जब वो जगह हजारों साल लाखों साल जब हो चुका है, तो उसके बाद जब इस जगह के पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, अर्थात भूपर्पटी की ऊपरी सतह से लेकर जब नीचे तक हम खुदाई करते जाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर वहां देखने को मिलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को कॉमनली डिवाइड जो किया गया है उसमें क्या है, बेड रॉक के ऊपर के जितने भी हिस्से रहते हैं, जो टूटा फूटा हिस्सा और मिट्टी जो बन गया है और हवा पानी से उड़ाकर जो लाई गई चीजें हैं, ये सभी चीजों को मिलाकर उसके ऊपर के लेयर को ही किस नाम से जाना जाता है, रिगोलिथ के नाम से जाना जाता है। तो ये रिगोलिथ के बारे में ये बातें हुई। दूसरा जो हमें बात करना है वो है रिगोसोल। ये क्या होता है, रिगोसोल। रिगोसोल का तात्पर्य क्या है कि ये जो रहता है ये एक प्रकार का निश्चित आनुवांशिक संस्तर होता है। संस्तर का मतलब होता है लेयर, आनुवांशिक का मतलब होता है जेनेटिक, अर्थात मिट्टी पर ही एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का जेनेटिक लेयर रहता है जो मृदा, बालू, लोएस, ग्लेशियल ड्रिफ्ट
और ढीला ढाला मुलायम खनिज पदार्थों का वहाँ जमाव रहता है। सामान्यतः जो बिल्कुल टॉप मोस्ट एरिया जो होता है जहाँ ढीला मतलब कुछ खनिज की मात्रा हो, अर्थात इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के थोड़ा सा लेयर, ये थोड़े से लेयर जो है इसमें मृदा हो सकता है, बालू हो सकता है, ग्लेशियल हो सकते हैं, कुछ खनिज हो सकते हैं। ये खनिज मतलब कि मुलायम खनिज की बात कर रहे हैं हम, इन प्रकार की चीज़ें हो सकती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? रिगोसोल के नाम से जानते हैं। मृदा के इस हिस्से को रिगोसोल शब्द से क्या किया जाता है? प्रतिपादित किया जाता है। तो ये दो छोटे छोटे शब्दावली थे, रिगोलिथ और रिगोसोल को लेकर। अब जो अगला महत्वपूर्ण बात आता है कि भूपर्पटी पर, जिसे हम सामान्यतः मृदा का नाम देते हैं, उसके संघटक कौन कौन से हैं? संघटक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है और किस किस से मिलकर मृदा जो है सामान्यतः बना रहता है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। उसे एक पाई चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं। मूल रूप से मृदा के जो संघटक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो 4 हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है एयर, दूसरा जो है वो है वाटर। मेन जो मृदा के जो संघटक हैं, संघटक कॉन्स्टिट्यूएंट कि मृदा जो है किससे मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट। तो मूल रूप से जो है वो है एयर, दूसरा है हम लोगों के पास वाटर, तीसरा रहता है मिनरल और चौथा जो होता है वो है ऑर्गेनिक मटेरियल। एयर अर्थात वायु, वाटर अर्थात जल, मिनरल अर्थात खनिज, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया आपका? कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ मूल रूप से कहां से आते हैं कि भूपर्पटी की सतह पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के जो मृत हिस्से रहते हैं, जिसको भूपर्पटी में वो गिर के ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, या जीव जंतुओं को जब दफनाया जाता है तो इस प्रकार से मिट्टी में क्या होता है? ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसका मिश्रण हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। तो जब कभी भी हम क्या करेंगे, इसके संघटक के बारे में बात करेंगे, तो इनके परसेंटेज को हम कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं? नोटिफाई करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? एक पाई चार्ट हमने लिया, तो इस पाई चार्ट में क्या है? इस प्रकार से अप्रोक्सीमेटली आप 50% इसको डिवाइड कर देंगे और सेंटर से 5% का हिस्सा एक निकाल देंगे और लगभग ये हिस्सा इस प्रकार से, ये 4 हिस्सा है। पहला ये हिस्सा हो गया हम लोगों का एयर, दूसरा हिस्सा हो गया हम लोगों का वाटर, तीसरा ये जो हिस्सा है वो है ऑर्गेनिक मटेरियल का, और चौथा जो हिस्सा है ये है मिनरल का। इस तरीके से एयर का जो परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% होता है, वाटर का भी जो परसेंटेज है 20 to 30% होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो रहता है अप्रोक्सीमेटली 5% होता है, मिनरल जो रहता है लगभग 45% होता है। ये एक सामान्य जो मिट्टी होता है उसका ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो छोटा सा एक प्रोफाइल है कि इसमें क्या क्या कंटेंट कितना होता है। इनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहां मैंने इसको 20 से 30% और वाटर के लिए भी हमने 20 to 30% का जो बात किया वो इसलिए किया है क्योंकि वायु एवं जल की जो मात्रा है किसी भी मिट्टी में वो समय दर समय और मौसम के हिसाब से परिवर्तन होते रहता है, मगर सामान्यतः मिनरल और ऑर्गेनिक का जो कंटेंट रहता है वो तुरंत में परिवर्तन नहीं होता। ऑर्गेनिक कंटेंट में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन उसके लिए 10 साल, 20 साल, 25 साल और भी ज़्यादा समय लग सकते हैं। मिनरल कंटेंट में भी परिवर्तन होना बहुत ही कम चांस रहता है, क्योंकि मिनरल तो पहले से ही जो मौजूद हो वही है, उसका खनन करके बाहर निकाल लिया गया, तो ये हो सकता है कि उस जगह की मिट्टी में फिर मिनरल का कंटेंट कम हो गया है। मगर एयर और वाटर ऐसी चीजें हैं जो किसी भी जगह के मृदा पर क्या करते हैं, समयानुसार एक दिन के अंदर में ही क्या होता है, सुबह के समय उस जगह पर एयर और वाटर का कंटेंट अलग था, शाम के समय वहां एयर और वाटर का कंटेंट अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसके परसेंटेज को वेरिएशन में दिखाया गया है कि ये परसेंटेज जो 20 से 30% लगभग रहता है, ये भी लगभग 20 से 30% रहता है। तो ये जो है ये 4 प्रकार की यहाँ पर क्या है मूल रूप से बातें की गई है। तो जब कभी भी सॉइल का जब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इस क्लासिफिकेशन पे क्या रहता है कि एयर और वाटर के आधार पर तो कभी भी सॉइल का क्लासिफिकेशन नहीं होता, मगर एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन जो होता है वो नॉर्मल क्लासिफिकेशन होता है। एक रहता है मिनरल सॉइल को लेकर, मिनरल सॉइल किसे कहते हैं हम, और दूसरा रहता है ऑर्गेनिक सॉइल किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल। अर्थात ये देखेंगे
मिनरल सॉइल किसे कहते हैं और ऑर्गेनिक सॉइल किसे कहते हैं? यहां देखेंगे ऑर्गेनिक का परसेंट कितना है, 5% है, 5% है। कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं, जैसे खासकर जंगली क्षेत्र की हम बात करते हैं, मूल रूप से कोई बहुत घना जंगल है, ऐसे जगह पर जब आप जाएंगे तो आपको यह मिलेगा कि हो सकता है कि वहां की मिट्टी में मिनरल मौजूद ना हो, मिनरल की कमी हो, मगर उस जगह पर पेड़ पौधे के जो अवशिष्ट पदार्थ है वो मिट्टी के ऊपर लाखों साल से गिरते 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 और अब घटित होकर उस जगह के पूरी की पूरी मिट्टी को क्या करके रख दिए हैं, ऑर्गेनिक बना के रख दिए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वहां ऑर्गेनिक कंटेंट का वैल्यू जब 20% से एबव होता है, जब कभी भी, तो उस स्थिति में हम सॉइल को किस नाम से दर्जा देते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। मिनरल सॉइल क्या होता है, जब इसमें 20% से कम ऑर्गेनिक मटेरियल हो, 20% से कम ऑर्गेनिक मटेरियल हो, तो उस स्थिति में हम उसे मिनरल सॉइल कहते हैं। अर्थात ऑर्गेनिक सॉइल के ही लेवल हैं। ऑर्गेनिक सॉइल का लेवल, ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, यदि ग्रेटर देन 20% है तो ये ऑर्गेनिक सॉइल होगा, और लेस देन यदि ये 20% है तो ये भी उस स्थिति में मिनरल सॉइल होगा। ऐसे करके हम क्या करते हैं, इसको एक छोटे से शब्द में समझने का प्रयास करते हैं। ये मृदा के क्या है, संगठक के बारे में हुए कि मृदा जो है किस किस से मिलकर बना हुआ रहता है। आगे हम देखेंगे कि इन सब को जब आप केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम पढ़ेंगे, अभी तो पहला टॉपिक रहेगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, दूसरा जो प्रॉपर्टी आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में हम क्या करेंगे, मिनरल सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऑर्गेनिक सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कौन सा मटेरियल कितने परसेंटेज में या कितने कंसंट्रेशन पे वहाँ मौजूद रहता है, इन सब को हम इस सेपरेट इनके टॉपिक है, उन टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मगर अब जो महत्वपूर्ण जो बातें आ रही है वो है कि उसका जो महत्वपूर्ण चीज है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। सॉइल के मूल रूप से 3 प्रकार की क्या होते हैं, प्रकृति होती है। तो अगला हेडिंग आप डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इसकी प्रकृति की हम बात करते हैं। तो इसके प्रकृति जो है, इसके 3 प्रकृति होते हैं। पहला है भौतिक गुण, दूसरा है रासायनिक गुण, और तीसरा है जैविक गुण। अर्थात भौतिक गुण का तात्पर्य यह है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है भौतिक गुण। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या चीज है फिजिकल प्रॉपर्टी में? फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो आता है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? सॉइल टेक्सचर को हम मृदा कण आकार के नाम से जानते हैं, या मृदा कण या मृदा आकार, मृदा कण आकार कहा जाता है। यह सॉइल टेक्सचर होता है। सॉइल टेक्सचर के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि मृदा में जो मृदा के जो प्रकार हैं वो विभिन्न प्रकार के जो मृदा होते हैं वो मृदा किस किस आकार के होते हैं, एवं उनका जो डायमीटर जो होता है वो डायमीटर लगभग कितने मिलीमीटर का रहता है, कितने सेंटीमीटर का रहता है, इसके आधार पर। तो ऐसे देखा जाए यदि, तो मृदा के कणों का जो वर्गीकरण जो होता है, इसके वर्गीकरण करने के मूल रूप से दो क्या है प्रणाली है। एक तो है यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वालों ने जो एक प्रणाली अपनाया, और एक है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली, अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानक है उसके बारे में बात करते हैं। तो मृदा वर्गीकरण को वर्गीकृत करने की जो मुख्य जो प्रणाली है वो प्रणाली कुछ इस प्रकार से है। उसके लिए एक छोटा सा टेबल यहाँ हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो सॉइल टेक्सचर का जो पॉइंट रहेगा उस सॉइल टेक्सचर के पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। सॉइल टेक्सचर का जो प्रणाली है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ सॉइल का नेम रहेगा, यहाँ 2 प्रणाली है। पहला जो चीज़ है वो है नेम, ये है यूएस स्टैंडर्ड का,
और ये हम लोगों का है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। तो यूएस स्टैंडर्ड का जो चीज़ें हैं, सॉरी इसको ऐसे हम बना लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ये इस तरीके से ऊपर से इसे आप क्या कर दीजिए, ब्लैक कर दें इस तरह। ये यूएस स्टैंडर्ड है, ये उसके साइज के बारे में बताता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और ये भी उसके किसके बारे में बात करता है, साइज के बारे में बात करता है। ये इस तरीके से ये 4 कॉलम में बनता है। पहला जो है बहुत मोटी बालू, मोटी बालू, मध्यम बालू। बहुत मोटी बालू, दूसरा है मोटी बालू, तीसरा है मध्यम बालू। बालू मतलब है सैंड, फिर उसके बाद है महीन, फिर बहुत महीन, महीन बालू, बहुत महीन बालू, उसके बाद है सिल्ट, फिर है क्ले, देन आफ्टर है सिल्ट और उसके बाद आता है हम लोगों का क्ले। इस प्रकार से अब बहुत मोटी बालू, मोटी बालू, मध्यम बालू, महीन बालू, बहुत महीन बालू, सिल्ट और क्ले, इतने 7 भागों में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अब इनके जो साइज हैं, साइज जो रहता है, इस साइज अर्थात इसके डायमीटर के बारे में बात करता है। डायमीटर जो है किस में दिया गया है, मिलीमीटर पर दिया गया है। तो आप इसको यदि नोट डाउन करेंगे तो इस प्रकार से आप नोट डाउन कर लेंगे कि इसका साइज किस में दिया है, मिलीमीटर में दिया है। तो मिलीमीटर जो है सबके अलग अलग है, 2 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक बहुत मोटी का है, 1 मिलीमीटर से 0.5 तक मोटी बालू का है, 0.5 से 0.25, 0.5 से 0.25 तक मध्यम बालू का है, 0.25 से 0.10 तक, 0.25 से 0.10 तक महीन बालू का, 0.10 से 0.05, 0.10 से 0.05 तक बहुत महीन बालू का, 0.05 से 0.002, 0.05 से 0.002 तक सिल्ट का, और 0.002 से भी जो छोटा होता है, 0.002 से छोटा ये जो कण होगा, ये कण किसका रहता है, क्ले का रहता है। तो ये इस प्रकार की बातें हुई। तो देखो यूएस स्टैंडर्ड में क्या बोला गया कि भाई जो ये मटेरियल है इसको क्या किया गया है, मतलब कि इसको 7 भाग में बांटा गया, बहुत मोटी बालू, मोटी बालू, मध्यम बालू, महीन, बहुत महीन, सिल्ट और क्ले। जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में क्या होता है, मोटी बालू एक है, दूसरा है महीन बालू, तीसरा है सिल्ट और चौथा है क्ले। उसके बाद है सिल्ट और देन आफ्टर आ जाता है हम लोगों का क्ले। ऐसे करके ये 4 भाग में बस इसको बांटा गया है। जैसे यहाँ पर मोटी बालू, महीन बालू है, तो मोटी बालू को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, 3 प्रकार ले लिया गया, महीन बालू के 2 प्रकार ले लिए गए। तो इस तीनों प्रकार को उसने एक ही रेंज पर रख दिया है, और महीन और बहुत को उसने क्या कर दिया, एक रेंज पर रख दिया, फिर सिल्ट और क्ले को रख दिया। तो ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनली हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है। तो लगभग 2 से लेकर 0.20 mm तक मोटी बालू है। महीन बालू जो रहता है 0.2 से लेकर 0.02 तक जो रहता है वो महीन बालू है। सिल्ट और क्ले का बिल्कुल वैसी है, 0.02 से 0.002 तक सिल्ट है, और 0.002 से छोटा जो कण होगा वो किसके अंतर्गत शामिल होता है, हम लोगों का क्ले में शामिल होता है। तो ये सॉइल टेक्सचर है। तो सॉइल टेक्सचर के अंतर्गत हम मूल रूप से किस बात की स्टडी करते हैं, सॉइल टेक्सचर जो है वो मूल रूप से हमें सिर्फ क्या करते हैं कि मिट्टी के जो कण होते हैं उनके कण के आकार के बारे में इसमें स्टडी की जाती है कि उनका जो साइज होता है, उसका डायमीटर जो है वो डायमीटर लगभग कितने mm का होगा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाता है। तो ये किसके बारे में हुआ बात, ये किसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज अबाउट सॉइल टेक्सचर को लेकर। सॉइल टेक्सचर को लेकर मूल रूप से 2 अवधारणाएं प्रचलित होती है, एक है सॉइल पार्टिकल का, एक है सॉइल सेपरेट का। मृदा कण आकार में 2 बातें चर्चित है। पहला है सॉइल पार्टिकल क्या होते हैं, और दूसरा होता है सॉइल सेपरेट क्या होते हैं।
अब देखिए पार्टिकल और सेपरेट दोनों में अंतर क्या है। सॉइल पार्टिकल का मतलब क्या रहते हैं कि सिल्ट और क्ले जो है, सिल्ट क्ले और महीन बालू तक का हिस्सा, ये जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, क्ले को छोड़ दो तो ये क्ले जो है, क्ले सॉइल पार्टिकल में आता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, क्ले है कि इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर नहीं रहते। मगर सॉइल सेपरेट में क्या आते हैं, सिल्ट हो गया, सैंड हो गया और इस प्रकार की जो भी चीजें हैं। अर्थात इसमें आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक, और ये जो है एक अलग चीज है, ये सॉइल पार्टिकल कहलाएगा और ये सॉइल सेपरेट कहलाएंगे। सेपरेट का मतलब ये रहता है कि उसके दो जो पार्टिकल है दोनों बिल्कुल अलग अलग रहते हैं और आप खुली आंखों से दोनों पार्टिकल को अलग अलग देख सकते हो और अपने खुली आंखों से, हाथों से आप उसे क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। जैसे रेत है, रेत के दानों को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग करके हटा सकते हो। सिल्ट जो रहता है थोड़े मतलब भूरी मिट्टी टाइप का जो चीज होगा, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, एक दाने को अलग कर सकते हो। मगर क्ले जो रहता है बिल्कुल चिकनी मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी में हम एक एक पार्टिकल को अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है, एक एक पार्टिकल जब अलग नहीं हो सकता तो उसके लिए अवधारणा उपयुक्त हुआ है क्या चीज, सॉइल पार्टिकल के नाम से। जबकि सॉइल सेपरेट में क्या होता है, ये ऐसी चीजों को इसमें वर्गीकृत किया गया है जिसमें से हम उसके हर एक एक पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग 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 हम कर सकते हैं। तो ये इसकी बात हुई, ये क्या चीज था, ये सॉइल टेक्सचर के बारे में बात हुआ है। अब सॉइल टेक्सचर के ये दो जो मूल रूप से जो गुण थे हमने इसको देखा। सॉइल टेक्सचर के बाद दूसरा भौतिक जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी में क्या था, सॉइल टेक्सचर को हुआ। दूसरा जो भौतिक प्रॉपर्टी है इसका वो है मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात है, मृदा की संरचना। सॉइल ये टेक्सचर था और ये स्ट्रक्चर होगा, मृदा संरचना। मृदा संरचना जो है, मृदा संरचना का यहां तात्पर्य यह है कि ये बेसिकली हमें किस बात को रिप्रेजेंट करता है मृदा संरचना, कि मृदा में जो प्राथमिक कण है जैसे बालू, सिल्ट, क्ले अकेले नहीं रहते बल्कि दूसरों कण से चिपक कर ये निश्चित पद्धति में व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात चाहे मोटी बालू, महीन बालू हो, चाहे सिल्ट हो, चाहे क्ले हो, ये अकेले नहीं रहते, ये किसी दूसरे से क्या रहते हैं, दूसरे कणों से चिपक कर एक निश्चित पद्धति में व्यवस्थित रहते हैं और एक आकार का निर्माण करते हैं, जिस आकार को हम क्या कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। तो मृदा संरचना के अंतर्गत हम इसी बात को पढ़ रहे हैं कि मृदा संरचना, पहले चीज तो यह है कि वो क्यों हम जा रहे हैं, कि ये जो भी प्रकार के हमारे पास मृदा के कण है, ये कण अकेले या एक जगह पर केवल, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पर केवल क्ले मिल रहा है, कि एक जगह पर केवल सिल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक निश्चित आकृति में या एक निश्चित आकार में क्या रहते हैं, ढले हुए रहते हैं प्राकृतिक रूप से। तो उन्हीं आकार के रूप में जब स्टडी करते हैं हम, तो उसे किस नाम में जाना जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर या मृदा संरचना के नाम से जाना जाता है। तो मृदा जो संरचना होता है, मृदा संरचना का जो निर्माण रहता है, उसका जो तरीका होता है, उसका सबसे मेन जो चीज है, मृदा स्ट्रक्चर, संरचना क्यों निर्मित होता है, तो इसका क्यों निर्मित होने का कारण क्या होता है, एग्रीगेशन होना। एग्रीगेट होने का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट अर्थात इकट्ठा होना। तो जितने भी मृदा के कण होते हैं वो एक स्थान पर ही क्या होते हैं, आकर इकट्ठे होकर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं। तो जब कभी भी मिट्टी एक जगह पर आकर इकट्ठे हुई, खासकर कोलाइडल प्रॉपर्टी वहां पर इस्तेमाल होता है। यहां पर मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है कोलाइडल, तो इसके बारे में हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो उस रासायनिक प्रकृति के कारण वो सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और एक निश्चित आकृति में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी संरचना जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें सामान्यतः क्या होता है कि मैग्नीशियम एवं कैल्शियम की अपेक्षा कैल्शियम और मैग्नीशियम एग्रीगेट्स निर्माण में क्या होते हैं, ज़्यादा सहायक होते हैं। मिट्टी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जो रहते हैं, उन्हीं के एग्रीगेट सामान्यतः क्या करते हैं, इसमें शामिल होते हैं। कैल्शियम 2+,
या मैग्नीशियम 2+। ये जो रहते हैं, ये जिस मिट्टी में मौजूद रहता है वो सामान्यतः क्या होते हैं, एक स्थान पर इकट्ठे होने की बात करते हैं और वहाँ वो स्ट्रक्चर निर्मित करते हैं। उसी में जब क्ले पार्टिकल भी मिश्रित रहेगा और पानी का बहाव है उस जगह पर या पानी की उपस्थिति है वहाँ, तो क्ले पार्टिकल क्या करते हैं, ये जितने भी प्रकार के मोटी बालू, महीन बालू है, सिल्ट है, इन सब को आपस में क्या कर लेता है, जोड़ के रख देता है। तो जब जोड़ के रखता है तो इसकी जो आकृति होती है उसकी आकृति मूल रूप से 4 प्रकार से होती है। पहले आकृति जो रहता है हम उसको प्लेटी स्ट्रक्चर बोलते हैं, दूसरा को प्रिज्मी, तीसरे को ब्लॉकी और चौथे को, इसके जो होता है 4 प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला स्ट्रक्चर है प्लेटी, दूसरा है हम लोग का प्रिज्मी, तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है प्लेटी, प्रिज्मी, ब्लॉकी और गोलाकार, ब्लॉकी एवं चौथा जो है वो है गोलाकार। इस प्रकार से तो ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर मूल रूप से पाए जाते हैं किसमें, सॉइल स्ट्रक्चर में। थोड़े थोड़े हम शॉर्ट में देख लेते हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर, प्रिज्मी स्ट्रक्चर, ब्लॉकी और गोलाकार स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। प्लेटी स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं, जो भी प्लेट से होते हैं ये प्लेट के समान या चपटे रूप में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात एक चपटे रूप में इस प्रकार से क्या रहेंगे, वो व्यवस्थित रहते हैं एक प्लेट के जैसे में। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेटी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये प्लेट समान जो मृदा संरचना है ये बी हॉरिजॉन की ऊपरी सतह में या नई जो मृदा होती है उसमें पाए जाते हैं। तो प्लेटी में आपको ये ध्यान रखना है, प्लेटी जो रहता है वो प्लेट समान स्ट्रक्चर होता है, दूसरा है बी हॉरिजॉन में प्राप्त होता है। अब यहां मैंने एक शब्द लिखा बी हॉरिजॉन क्या है, सॉइल प्रोफाइल। जब हम पूरे प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे तो उसमें जब सॉइल प्रोफाइल के बारे में हम जाएंगे, जैसे अभी हमने मृदा के स्तर में रिगोलिथ और रिगोसॉल को मैंने बताया, उसी को जब काफ़ी डेप्थ में स्टडी करते हैं तो उसे सॉइल प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो उसको सॉइल प्रोफाइल पे हम पढ़ेंगे। तो सॉइल प्रोफाइल को मूलतः 5 भागों में बांटा गया है, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ओ हॉरिजॉन, ई हॉरिजॉन, इस तरीके से। तो उनमें हम देखेंगे कि बी हॉरिजॉन क्या होता है करके। अभी सिर्फ आप इस नाम को याद रखेंगे। ये जो बी हॉरिजॉन जो है, ये वर्ड जो है मूल रूप से सॉइल प्रोफाइल के ऊपर, सॉइल प्रोफाइल का एक प्रोफाइल है, एक छोटा सा हिस्सा है, तो बी हॉरिजॉन में पाया जाता है। जब प्रिज्मी आकृति की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एग्रीगेट जो रहते हैं वो मूल रूप से क्या रहते हैं, उठे हुए स्ट्रक्चर के रूप में ये क्या है, मौजूद होते हैं। एग्रीगेट अर्थात मिट्टी के जितने भी पार्टिकल आपस में इकट्ठे हुए हैं वो इकट्ठे होकर क्या होते हैं, इस प्रकार से उठे हुए, या ये जमीन का सतह है, जमीन के सतह में इस प्रकार से उठे हुए स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानते हैं, प्रिज्मी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। मगर इसमें याद क्या रखना है कि इसका जो, इसमें जो प्रिज्म लाइक जो संरचना जो बनते हैं, इसका जो व्यास रहता है, अर्थात इसका जो नीचे का जो सरफेस रहता है उसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर के आसपास तक भी हो सकता है। तीसरा जो रहता है ब्लॉक के समान स्ट्रक्चर। मूल एग्रीगेट जब विघटित होता है तो इसका जो अनियमित जो सतह रहता है ये घन की तरह मृदा के ब्लॉक्स का निर्माण करता है। अर्थात ब्लॉकी स्ट्रक्चर पे क्या रहता है कि घनाकार ब्लॉक्स का निर्माण होता है। किसके कारण होता है यह निर्माण, एग्रीगेट के विघटन के फलस्वरूप। और ये छोटे छोटे से इस प्रकार से ब्लॉक के स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं, पाए जाते हैं। यह सामान्यतः बी हॉरिजॉन के ऊपर में इसका स्थिति होता है। इनकी स्थिति कहां पर होता है, ये बी हॉरिजॉन के ऊपरी सतह पर ये पाए जाते हैं। और गोलाकार जो स्ट्रक्चर रहता है, गोलाकार स्ट्रक्चर जो रहता है सामान्यतः इसका जो व्यास रहता है 2 सेंटीमीटर का रहता है। गोलाकार स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा अर्थात व्यास रहता है। और ये सामान्यतः गोलाकार स्थिति में ही मिलता है। ये जो है कहां पर मौजूद होते हैं, क्ले हो गया, ह्यूमस लाइम हो गया, इन सब चीजों को ये बढ़ावा देता है।
तो इस प्रकार से 4 हमारे क्या हैं, सॉइल के मूल रूप से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यह दूसरा भौतिक गुण था। भौतिक गुण में पहला भौतिक गुण हो गया सॉइल टेक्सचर, दूसरा भौतिक गुण हुआ हम लोगों का सॉइल स्ट्रक्चर। तीसरा जो भौतिक गुण होता है, तीसरा भौतिक गुण है हम लोगों का, वह है मृदा घनत्व।